जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम यू टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल आवाज़ हिंद न्यूज। दिस इज़ प्रवीण झा। आज हम देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच जो आरजू काज़मी और अंबर जैदी जी का एक वार्तालाप है कि इंडिया पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ इसमें डिस्कस की गई है और बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता है। सो देखते हैं कि क्या है वीडियो। लेट्स गो एंड स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि क्या है, ओनली 10% लोग जो देख रहे हैं सब्सक्राइब किए हैं। आप लोगों से नम्र विनंती है कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये फ्री है, इसमें आपको कुछ पैसे नहीं लगने हैं। आपको बता दूं कि ये वीडियो 2 पार्ट में है, तो पहला पार्ट है ये और दूसरी पार्ट हम इसके बाद ज़रूर अपलोड करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको ज़रूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ फ्रेम में अंबर जैदी हैं और अंबर को सब लोग जानते ही हैं। हमारे साथ कुछ टाइम ऐसा भी हुआ कि डिबेट्स में भी थी अंबर और खूब लड़े हम वहाँ पे। और मैं तो नहीं, लेकिन बाकी पैनलिस्ट बहुत लड़े, मैं ज़रा कम लड़ी। तो बिल्कुल अंबर एडवोकेट भी हैं। अंबर के बाद जो है वो फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एनजीओ भी अपनी रन करती हैं, बहुत कुछ करती हैं। तो हम अंबर से ज़रा कुछ पूछने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। डिफरेंट जो टॉपिक्स पाकिस्तान में अक्सर कहा जाता है भारत के बारे में, उस चीज़ का हम सोचेंगे, पूछेंगे अंबर से कि हम कहाँ तक ठीक हैं और कहाँ पे अंबर हमें करेक्शन करेंगी हमारी, और हम उसको ठीक से समझ पाएंगे उस चीज़ को। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम क्योंकि उस कंट्री में रहते नहीं, हम अपने दिमाग में एक वैसे ही एक चीज़ बना लेते हैं कि ऐसा हो रहा होगा और मुस्लिम्स के साथ वैसा हो रहा होगा। तो हम ये सब कुछ अंबर से पूछेंगे। बहुत शुक्रिया अंबर, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। शुक्रिया आपका बहुत बहुत आरजू जी, मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। और थैंक बहुत यू। अच्छा लग रहा है आपके साथ ऐसे रूबरू होना। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अंबर, सबसे पहले मुझे बताइए कि मुस्लिम्स की एजुकेशन, स्पेशली जो लेडीज़ हैं, जो फीमेल्स हैं, बच्चियां हैं, उनकी एजुकेशन के बारे में मैंने जहाँ तक सुना है तो इतना ज़्यादा लोग नहीं हैं वहाँ पर इंडिया में, जो कि मुस्लिम्स की एजुकेशन जो है उसमें वो काफ़ी पीछे हैं। जबकि आप तो खुद मुस्लिम हैं, आप जानती हैं कि हमारे रिलीजन में तो बहुत कहा गया एजुकेशन का। तो जी फिर बिल्कुल। क्यों ये वहाँ पे क्या सिचुएशन है, और दूसरा गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वो थोड़ा प्रोमोट करे एजुकेशन को मुस्लिम्स में। देखिए, अगर हम माइनॉरिटी यानी कि मुसलमान जो इंडिया में माइनॉरिटी है उनके लिटरेसी रेट की बात करें तो वो हम्म। कंपैरेटिव टू अनदर जो अदर कम्युनिटीज हैं वो वाकई में कम है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इसमें काफी इजाफा हुआ है और एजुकेशन को लेकर जो सरकार की तरफ से स्कीम्स हैं माइनॉरिटी के लिए, जो इंडियन माइनॉरिटीज हैं उनको लेकर बहुत सारी स्कीम्स हैं जो उनकी इकोनॉमिकल और सोशल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए बनाई गई हैं, और जिसमें खासकर महिलाओं पे, औरतों पर बहुत ध्यान दिया गया है कि औरतों की एजुकेशन पे फोकस किया जाए और उनको एम्पावर करने के लिए और इंडिपेंडेंट उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, एजुकेशन के लिए हैं। और उनको उनके रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं जो माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया है उसके तहत आती हैं। और पिछले 5-6 सालों में जो सरकार रही है उसमें लगभग 2 करोड़ लोगों को उससे फायदे भी हुए हैं। और आप चाहे सिविल सर्विसेज की हम बात करें उसमें भी काफी बेहतर प्रदर्शन अगर हम बात करें तो मुसलमानों का रहा है। तो हालात बेहतर हो रहे हैं और लगातार इस पे काम किया जा रहा है। और बहुत सारी लड़कियां जो आगे आकर एग्जाम्पल सेट कर रही हैं, जो एक फ्लैग बेरर हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं मोटिवेट करने में बहुत सारे लड़कियों को बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन एक चीज़ है अंबर के, मैंने कुछ अर्से पहले सोनू निगम एक सिंगर हैं इंडिया के, उनका एक जी वीडियो क्लिप आया था छोटा सा। तो उसमें वो कह रहे थे कि वो अजान की आवाज़ जो है उससे बहुत वो डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि लाउड स्पीकर्स लगे होते हैं मॉस्क में, और उसकी वजह से डिस्टर्बेंस होती है। तो यहाँ पर भी वही है कि लाउड स्पीकर्स हैं और सब है। तो जी। आप क्या समझती हैं कि ये होना चाहिए, लाउड स्पीकर्स होने चाहिए, या इसके बगैर ही अजान होनी चाहिए, ताकि लोग परेशान ना। हमारे इस्लामाबाद में मैं हूँ, और वो यहाँ तो जो मस्जिद के पास घर होता है ना, उसका रेंट भी कम होता है, क्योंकि उधर इतना शोर आता है ना बहुत से। अब जी मेरे जी। लोग गर्दन काटने के लिए आ जाएंगे। तो वो नहीं। उससे लोग इतना डिस्टर्ब होते हैं। तो आपके ख्याल से कि किसी भी रिलीजन को, खास तौर पे जैसे हम लोग तो इस्लामिक कंट्री में है, उसको प्रमोट करने के लिए
क्या ये लाउड स्पीकर जरूरी है? देखिए, अगर हम बात करें, जो हमारा भारत का, हिंदुस्तान का आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें इजाजत देता है कि हम अपनी रिलीजन को प्रैक्टिस और प्रीच कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लाउड स्पीकर की बात करें तो इस्लाम की रूह से या इस्लामिक उसमें पहले लाउड स्पीकर तो होता नहीं था। आपको अजान करनी है, जो आसपास के लोग हैं, पहले ऐसे ही लोग बुलंद आवाज में अजान दिया करते थे और आसपास के लोग उसको सुन लेते थे। और कुछ कंट्रीज में एफएम पर भी अजान होती है, ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हैं और लोग जो अपने घरों में एफएम ऑन रखते हैं अजान को पर्टिकुलरली सुनने के लिए, ताकि वो अजान को सुने और चले जाएं। तो जरूरी नहीं है कि लाउड स्पीकर पे आजान हो या लाउड स्पीकर पे नमाज हो या खुतबे हो। पर्पस हमारा है कि हम लोगों को बुलाएं और किसी को भी हमारी वजह से परेशानी ना हो। ये इस्लाम कहता है कि आप अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें कि आपकी वजह से किसी को कोई किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। तो अगर इस्लाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो बिल्कुल गलत है। लेकिन जो फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं, उनको कहीं ना कहीं राजनीति या पॉलिटिक्स की बात करें तो उनको लगता है कि ये हमारे धर्म को पे या हमारे मजहब पे सीधा टारगेट किया जा रहा है। मजहब की बात नहीं हो रही, मजहब में लाउड स्पीकर नहीं है, मजहब में आजान है। हम कहीं ना कहीं जो असल मकसद होता है या असल इस्लाम की रूह है, हम उसको भूल करके इन सारे मुद्दों में अटक जाते हैं। हर चीज को आना और पॉलिटिक्स का इशू बना लेते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे हम हिंदुस्तान की बात करें और पाकिस्तान की, तो आपको हालात मुझसे भी ज्यादा बेहतर पता है। बिल्कुल ठीक। इसके साथ ही अगर हम देखें, गल्फ में देखें, हम अगर दुबई देखें, यूएई या सऊदी अरेबिया, तो वहाँ पे नमाज के बाद मस्जिद में ताला लगा देते हैं। वहाँ जी पे आप बिल्कुल। उसके बाद नहीं जा सकते। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो 24 घंटे मस्जिद खुली है, कभी भी कोई आ रहा है जा रहा है। तो भारत में क्या है, क्या वहाँ पे भी नमाज के बाद बंद कर देते हैं या 24 घंटे खुली होती है मस्जिद? यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारी मस्जिदें खुली होती हैं। ज्यादातर ऐसा होता है कि एक यहाँ पर मुअज्जिन होते हैं जो मस्जिद में होते हैं मस्जिद की देखभाल करने के लिए, कि वहाँ पर सारे सिस्टम और सारी चीजें कैसी चल रही हैं। तो कुछ लोग होते हैं मस्जिद में। हालांकि हर वक्त मस्जिद, ऐसे कुछ मस्जिदें खुली होती हैं और कुछ मस्जिद सिर्फ नमाज के लिए खुलती है, और मुअज्जिन होते हैं जो उनको लॉक कर देते हैं और वो आसपास ही उनके रहने के लिए क्वार्टर या कुछ होता है उसमें रहते हैं। तो ऐसा कुछ सब जगह पर्टिकुलर नहीं, वैसे मस्जिदें यूजुअली खुली होती हैं। सही। और जी। शरिया लॉ के बारे में आप क्या कहेंगे अंबर? आपको क्या लगता है कि ये जो है शरिया लॉ, इसके बारे में? देखिए, जो हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का जो संविधान है जिसको आइन बोलते हैं उर्दू में, उसमें आर्टिकल 44 है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात करते हैं। वो सबको उसमें है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट होना था और वो नहीं हो पाया, जबकि आजादी को 73 साल हो चुके हैं और उसके बावजूद भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं जो हमारा आइन, जो हमारा संविधान कहता है कि सबको बराबर के अधिकार मिले, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट एंड क्रीड। तो कहीं ना कहीं जो हम पर्सनल लॉ की बात करते हैं या फैमिली लॉज की बात करें, उसमें क्रिश्चियन और हिंदू, मुस्लिम्स की हम बात करें पर्टिकुलरली, जिसकी सबसे ज्यादा अगर असर पड़ता है तो वो मुसलमान औरतों और बच्चों पर पड़ता है। चाहे उसमें आप ट्रिपल तलाक की बात करें, हलाला की बात करें, सक्सेशन की बात करें, अडॉप्शन की बात करें, और चाहे आप पॉलीगैमी की बात करें, तो कहीं ना कहीं जिससे जो मुतासिर होते हैं वो औरतें और बच्चे होते हैं। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें, अगर जो इस्लामिक कंट्रीज हैं तो उसमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन या फिर जो उसमें भी बहुत सारे अलग अलग फिरके होते हैं, उनके हिसाब से किसी को ऐसा नहीं है कि अगर हम पाकिस्तान या बांग्लादेश की भी बात करें तो उसमें होता यह है कि एक लॉ बन गया है यूनिफॉर्म, वो सबके लिए। ऐसा नहीं कि सुन्नी के लिए अलग, शिया के लिए अलग, देवबंदी के लिए अलग। तो यूनिफॉर्म लॉ होता है क्योंकि हम एक देश में रहते हैं, एक मुल्क में रहते हैं, और एक लोगों के लिए कानून होता है। हम एक दूसरे के साथ कैसे हैं, आप सुन्नी है, मैं शिया हूं, या हम कुछ भी है, ये हमारा रिलीजन है और ये हम तक है। ये हमारा एक पर्सनल अफेयर है कि हम कौन सा धर्म फॉलो करते हैं, या मैं अकेले कुछ और, एक मेरी अकीदत है, मैं उसको फॉलो करना चाहती हूँ, ये मेरा लुकआउट है। और मैं आपके साथ किस तरीके से रहती हूँ, या हम आपस में अपनी कम्युनिटी में किसके साथ किस तरीके का बिहेवियर करते हैं, या मैंने किसी को धोखा दिया है, बदतमीजी की है, तो वो एक अलग चीज है, वो पर्सनल नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं क्रिमिनल ऑफेंस में आती है। तो महिलाओं की जहां पे अगर हम बात करें शरिया लॉ को लेकर, तो आप हिंदुस्तान में पूरी तरीके से मुसलमान शरिया लॉ फॉलो नहीं करते। जितने भी क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, रेप है, मर्डर है,
उसमें वो हिंदुस्तान का आइन को में जितने भी कानून बने हुए हैं उनको फॉलो करते हैं, और जितने भी कानून हैं औरतों और बच्चों से लेके हुए जितने भी मसाइल हैं उसमें उनको फैमिली लॉज, यहाँ तक कि हिंदुस्तान में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो कि एक एनजीओ है, वो हमेशा इस तरीके की चीजों को बढ़ावा देता है, और हिंदुस्तान में जो फैमिली लॉ यानी कि पर्सनल लॉ है उसकी वो तायीद करते हैं। यहाँ तक कि कोर्ट में बहुत सारी पिटीशन जिस तरीके की जाती हैं, जैसे कि ट्रिपल तलाक की पिटीशन रही थी, या फिर हमारी यूनिफॉर्म सिविल कोड की पिटीशन है, इस हमेशा वो उनकी मुखालिफत करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आता है। हमारा आइन इजाजत देता है, कहता है कि इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था। और अगर हम वैसे भी इस्लाम की बात करें, आप भी मुसलमान हैं और मैं भी मुसलमान हूँ, हम सबको पता है कि इस्लाम का मकसद 4 शादी करने का या 1 से ज्यादा शादी करने का क्या था। उस वक्त में लोग जंगों में जाते थे, औरतें बहुत सारी बेवा हो जाती थी, तो औरतों को सहारा देने के पर्पज से जितने भी इस्लाम में कानून रहे हैं या शरिया के लॉज हैं, वो कहीं ना कहीं औरतों की बेहतरी और समाज और लोगों की बेहतरी के लिए रहे हैं। लेकिन लोगों ने और कुछ जो हमारे धर्म गुरु हैं, उन्होंने इसको अपने फायदे के लिए और औरतों को दबाने के लिए उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अब हलाला की बात करें हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में बात करें, तो बहुत सारे लोगों के हलाला एक्सपर्ट्स के प्रोफाइल मिलते हैं, और यहाँ तक कि मैंने 5-6 साल ट्रिपल तलाक पे काम किया, इनफैक्ट डॉक्यूमेंट भी बनाया हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिसमें ट्रिपल तलाक विक्टिम्स की कहानियां उसमें मैंने डॉक्यूमेंट की। तो बहुत सारे केसेस सामने ऐसे आए आरजू जी, जिसमें मौलाना ये बोल देते हैं कि हम तो एक दीन की कौम की खिदमत कर रहे हैं, हम तो बिछड़ों को मिलाते हैं और ये तो बहुत सवाब का काम है। तो अपने लिए हर चीज आप गुनाह भी हलाल कर लेते हैं। और जब हम बात करते हैं सही हक की और सही बात की, तो उनको आप बोल देते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर पार्टी के स्टूज हैं, या आप इस तरीके के नामों से नवाजा जाता है या पुकारा जाता है। तो हम जब भी हमारी बेटियों की या औरतों की बात आती है, तो पाकिस्तान में तो हालात बहुत ज्यादा बेहतर है, जबकि हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो अपनी माइनॉरिटीज को सबसे ज्यादा राइट्स देता है। किसी भी तरीके का यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ता। अगर सबसे ज्यादा सुकून में कहीं मुसलमान है तो वो हिंदुस्तान है पूरी दुनिया में। ठीक, बिल्कुल। लेकिन जो आप बात कर रही हैं ना हलाला की, वो मैंने जहाँ तक सुना है वो ये कि पहले ज़माने में लोगों ने इसको तमाशा बना रखा था कि 1 मिनट में तलाक दे रहे हैं, उसके बाद फिर ले आ रहे हैं, तो इसलिए ये लाया गया था ताकि उस चीज़ को रोकने के लिए कि लोग ज़रा ज़रा जी, सी बातों के ऊपर इस तरह औरतों से को तलाक तलाक। ना हो, बिल्कुल तलाक ना हुआ करे। लेकिन अब उसका खैर जिस तरीके से भी मिसयूज़ तो आपको पता है कि होता ही है जी आजकल हर बिल्कुल। चीज़ का। हम्म। यहाँ पे मुझे ये भी बताइए अंबर के इस्लामिक कंट्रीज़ जितनी हैं, तो आपके ख्याल से हम यूरोपियन कंट्रीज़ का मुकाबला क्यों नहीं कर पाते? पैसा भी है, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके पास ऑयल है और बहुत इस तरह की चीज़ें हैं जिससे अमीर बहुत है, लेकिन अगर हम हम्म। एजुकेशन में देखें, हम किसी फील्ड में देखें, साइंस में देखें, टेक्नोलॉजी में देखें, तो वहाँ पे हम कुछ उनको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखते। इसकी क्या वजह लगती है आपको? चलिए जो हमारी जैसी कंट्रीज़ है, पैसा नहीं है, हम समझ सकते हैं कि हम नहीं कर रहे, लेकिन बाकी क्यों नहीं जा रहे? देखिए, अगर मैं बात करूं ओवरऑल जितने भी मुसलमान हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जो भी हमारे फ़िरके होते हैं, उनकी बात करें तो कहीं न कहीं हम इस्लाम को नहीं समझ पाए हैं। कुरान और इस्लाम को हम नहीं समझते। हमने दीन को, इस्लाम को एक कट्टरपंथ और इतना मुश्किल तरीन मज़हब बना दिया है फ़ॉलो करने के लिए कि लोगों में कहीं न कहीं ये मैसेज जाता है कि इस्लाम बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड और इंसान को जीने की आज़ादी नहीं देता, पर्सनल लिबर्टी नहीं होती। हालाँकि इस्लाम में इस तरीके का कोई भी ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जो कि लोग दिखाते हैं। सपोज़िटली हमारे जो जितने भी हमारे स्कॉलर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं, वो इस तरीके के से बात करते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। जब हम डिबेट्स में भी बात करते हैं, तो वो इतना रिजिड और इस तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, जिससे लोगों में ये मैसेज जाता है कि इस्लाम बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव है, जबकि इस्लाम रिग्रेसिव नहीं है। हम बात करें हज़रत खदीजा की, जो बीबी खदीजा थी, उस वक़्त में वो एक बिज़नेस वुमन थी। या हम बात करें बीबी ज़ैनब की, उन्होंने खुतबा दिया इमाम हुसैन की शहादत के बाद। और कितनी सारी इस्लाम में ऐसी महिलाएं रही हैं, या हम बीबी आयशा की बात करें तो वो मैदान जंग में गई हैं, और उस वक्त जंगों में औरतें फीमेल नर्सेस भी हुआ करती थी उस वक्त में भी। तो इस्लाम इतना प्रोग्रेसिव रहा है। आज
1400 साल के बाद हम अपनी औरतों को घरों में बुर्कों में दबाकर रखते हैं, उनको पढ़ने नहीं देते, उनको बड़ा तक नहीं होने देते कि उनकी एक बचपन में ही शादी कर दी जाती है 12, 13, 14 साल की उम्र में। तो ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कहता है। अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें तो उन्होंने अपनी बेटी को अपना वली अहद एक तरीके से अगर देखें तो अपना चुना, उनके लिए उनकी बेटी सब कुछ रही है, उनकी बेटी से ही उनकी लीनेज चली है। तो इस्लाम कितना प्रोग्रेसिव है तो हमें उसको समझने की जरूरत है। हम अपनी तंग जहनी इस्लाम के नाम पर थोप कर दूसरों पे थोप देते हैं अपनी तंग जहनी को। तो ये ओपिनियन है। और सबसे बड़ी कमी एक और ये रही है कि अब तक हमारी कम्युनिटी में इस्लाम में लोगों ने धर्म को दूसरे के ओपिनियन से फॉलो किया है। किसी ने भी कुरान को पढ़कर खुद से समझकर इंप्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की। जो हमें मौलाना साहब ने बोल दिया, पढ़ा दिया कि ये हदीस है और ये कुरान ये कहता है, वही हमने एक लकीर के फकीर की तरह मानते आए हैं। जबकि अल्लाह और कुरान ये कहता है कि आप पढ़ें, समझने की कोशिश करें और उसको देखें कि आपकी अक्ल इस चीज को गवारा करती है, क्या आपको ये सही लगता है। ये आपकी सोच पे होता है। तो लोगों ने अपने ओपिनियन से इस्लाम को इतना रिग्रेसिव बनाया है। ये लोगों का ओपिनियन है जो आज वर्ल्ड ओवर इस्लाम को एक रिप्रेजेंट किया जाता है। ये लोगों के ओपिनियन की वजह से और कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइजेशन इस्लाम का बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। बिल्कुल, यहाँ हम थोड़ा-सा मज़हब से बाहर निकलते हैं और हम बात करते हैं कि एज़ अ वर्किंग लेडी आप क्या समझती हैं जब आप बाहर निकलती हैं तो उतने ही राइट्स मिलते हैं जितने किसी मेल को मिलते हैं, उतने ही कॉन्फिडेंट होते हैं, उतने ही सिक्योर हैं, क्या समझती हैं आप? देखिए, कहीं न कहीं अगर मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात करूँ तो कहीं न कहीं अब जबकि मैं एक मुकाम पर पहुँच गई हूँ तो लोगों को सब एक मिसाल देते हैं कि अरे हाँ, हमें तो पहले से पता था आपकी बेटी ये करेगी, वो करेगी एंड ऑल। लेकिन जब हम शुरुआत करते हैं आरज़ू जी और हम कुछ भी नहीं होते और हम मेहनत कर रहे होते हैं और हमें हमारे बड़े-बड़े ख्वाब होते हैं तो लोग बड़ी बातें करते हैं। तो ये धर्म की बात, ये सिर्फ़ मुसलमानों की बात नहीं है, ये हर लड़की का वो सफ़र है। हम चाहे हिंदुस्तान, पाकिस्तान की बात करें तो लड़कियों को मौके देना ही लोग बड़े फ़ख्र से बताते हैं। उनको लगता है कि अपनी बेटियों को अगर उसका हक दे रहे हैं तो वो बड़ा एहसान जताते हैं। बहुत सारे लोग जो अपनी बेटियों को इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ देते हैं, पढ़ने का मौका देते हैं या उनको काम करने देते हैं, तो वो बड़े फ़ख्र से कहते हैं, अरे हम अपनी बेटियों को तो बेटों की तरह पालते हैं। बेटियों को बेटों की तरह पालने की ज़रूरत नहीं है। बेटियों को बेटियों की तरह पालिए, क्योंकि जो आप मौके उनको दे रहे हैं वो उनका हक है। चाहे आप इस्लामिक हक की बात करें या कानूनी हक, ये बेटियों का हक है। बड़े फ़ख्र से लोग कहते हैं तो कहीं न कहीं ये दिखाती है कि उनकी तंग ज़हनी कहीं न कहीं जो उनके बैक ऑफ द माइंड है, वो यहाँ पे नज़र आ जाती है, जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं। तो ये मुसलमान लड़कियों की बात नहीं, मुसलमान लड़कियों के लिए और थोड़ी-सी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। जो हमारी कम्युनिटी में हिंदुस्तान, पाकिस्तान की हम बात करें तो तस्वीर अब बदल रही है। मैं अगर खासकर हिंदुस्तान की बात करूँ, हिंदुस्तान में लड़कियाँ हर फील्ड में आगे आ रही हैं और यहाँ पर उतनी ज़्यादा रिग्रेसिव सोच नहीं है। लड़कियाँ लड़कों से भी बेहतर हमेशा प्रदर्शन करती हैं, चाहे बोर्ड्स रिजल्ट की बात हो, यूपीएससी की बात हो, जो कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं। फाइटर जेट चलाने से लेके लड़कियाँ यहाँ पर हर काम कर चुकी हैं और हर फील्ड में एकदम टॉप पे हैं और बहुत बढ़िया कर रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, सफ़र उतना आसान नहीं होता है और हालात बेहतर हो रहे हैं क्योंकि लोग काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं और लोगों के लिए, तो वो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाती हैं। तो उनको देखकर और लोगों को भी बहुत इंस्पिरेशन मिलती है और लड़कियां बेहतर करने के लिए आगे, उनके माँ-बाप भी साथ दे रहे हैं। मैंने बहुत दफ़ा देखा है इंडियन टीवी पे भी और कमर्शियल्स में भी कि लड़कियां साइकिल भी चला रही हैं, लड़कियां बाइक भी चला रही हैं। पाकिस्तान में तो कोई साइकिल चलाए तो मुड़ मुड़ के देखने लगते हैं कि ये कहाँ से आ गई, ये साइकिल कैसे चला रही है या ये बाइक कैसे चला रही है। कोई कुछ बोलता नहीं, लेकिन खुद अपने आप को ऑड लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। तो बाइक वहाँ पे तो मैंने देखा है कि लोग लड़कियां चला रही होती हैं स्कूटी और बाइक्स वगैरह। मुझे ये सुन के हंसी आ रही है। हंस ले स्कूटी हंस ले। बाइक यहाँ पर नहीं, क्योंकि स्कूटी और बाइक हमारे हिंदुस्तान में तो लड़कियां दशकों से चला रही, जबकि इनफैक्ट स्कूल को तो यहाँ पर ओल्ड स्कूल थोड़ा सा मान लेते हैं कि अरे साइकिल चला रही है, अभी लड़कियां स्कूटी चलाते हैं। इनफैक्ट दशकों से आई थिंक 20-30 साल से स्कूटी चला रही हैं लड़कियां यहाँ पर और बुर्का और हिजाब पहन के भी चलाती हैं, कोई कुछ नहीं कहता है।
यहाँ तक कि जो छोटे-छोटे गाँव और छोटे शहर हैं, वहाँ पर भी औरतें जो मुस्लिम गाँव हैं, वहाँ पर भी औरतें बुर्का और चादर पहन के वो अपना स्कूटी, बाइक या फिर गाड़ी जो भी चलाना है सब चलाती हैं, किसी की कोई मज़ाक नहीं बनाता। और मुझे आपकी बात सुन के थोड़ी हँसी आ गई। नहीं खैर कहते यहाँ भी कुछ नहीं है, मगर ऐसे देखेंगे ना कि जैसे पता नहीं कोई जी, खलाई मखलूक आ औ गई है कि जी, क्या, वो बिल्कुल और ऑकवर्डनेस तरीके नॉर्मल से, नहीं होता एग्जैक्टली वो। बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, इसलिए बहुत ही अजीब लगता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आ सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।